सीड्स ऑफ होप ऑन फार्म लॉस रिपील। हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा आर्टिकल है वो अपने कल दिन भर जो सबसे बड़ी जो कल खबर रही है उसी के ऊपर है। और वो कौन सी खबर है? वो है कि कल हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो 3 फार्म लॉज थे उसको वापस लेने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि आगे आने वाला जो सेशन है पार्लियामेंट का, उसमें जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, इन तीनों कानून को वापस ले लेगी, ठीक है, पार्लियामेंट के सेशन में। तो इसी को लेकर के ये आर्टिकल है कि कैसे एक तरह से ये जो लगभग 1 साल से जो हमारे फार्मर्स के द्वारा जो डेमोन्स्ट्रेशन एजिटेशन की जा रही थी, एक तरह से उनकी विक्ट्री है। लेकिन ये एक तरह से फिर सजेस्ट भी कर रहा है फार्मर्स को कि अब चूंकि उनकी बात मान ली गई है तो अब किसानों को ये चाहिए कि अब उनको अपनी आंदोलन को बंद कर देनी चाहिए। साथ ही साथ ये गवर्नमेंट को ये भी नसीहत दिया जा रहा है इसमें कि गवर्नमेंट को ऐसा नहीं है कि एक बार ये वापस ले लिया तो अब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो रिफॉर्म्स है उसको करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, अभी हाई टाइम है, ठीक है। लेकिन अगर रिफॉर्म करना भी है फार्मर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो उसके लिए पूरा कंसल्टेटिव प्रोसेस को अपनाना होगा। यानी कि सारे स्टेक होल्डर्स से बातचीत करनी होगी और तभी जा कर के आप रिफॉर्म लाइए ताकि उसकी एक्सेप्टेंस ज़्यादा हो, उसको इन्फोर्स करना कोई ज़्यादा बड़ा समस्या ना आए उसको इन्फोर्स करने में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सीड्स ऑफ होप मतलब होप की एक उम्मीद, मतलब उम्मीद की एक किरण जगी है, एक बीज है, ठीक है। ऑन फार्म लॉज रिपील, रिपील का मतलब होता है किसी भी कानून को रद्द कर देना, कैंसिल कर देना, एब्रोगेट कर देना, ठीक है। तो फार्म लॉज से रिलेटेड जो कानून थे उनको रिपील किया गया। फार्मर्स शुड विदड्रॉ, फार्मर्स को अब क्या करना चाहिए? शुड मतलब चाहिए, विदड्रॉ मतलब वापस ले लेना। क्या? प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट मतलब जो आंदोलन वो लगभग 1 साल से दिल्ली के बॉर्डर से जो वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, ठीक है, टिकरी बॉर्डर हो, तो उनको अब ये आंदोलन वापस ले लेना चाहिए। एंड पुश फॉर का मतलब टू ट्राई हार्ड समथिंग, कुछ पाने के लिए आप लगातार किसी से अपील करते हैं, कोशिश करते हैं, तो उसको पुश फॉर बोलते हैं। एंड पुश फॉर कंसल्टेशन, कंसल्टेशन का मतलब होता है बातचीत, ठीक है। इन एफर्ट्स टू रिफॉर्म द सेक्टर, इन एफर्ट्स मतलब कि प्रयास में, क्या किस प्रयास में? इस सेक्टर को, मतलब किस सेक्टर को? फार्म सेक्टर को। तो फार्म सेक्टर को रिफॉर्म करने के प्रयास में अब किसानों को चाहिए कि वो कंसल्टेशंस के ऊपर ज़्यादा विनती करें, ध्यान दें, उसके ऊपर ज़्यादा जोर दें और उनको क्या करना चाहिए? अपने प्रोटेस्ट को वापस कर लेनी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ डन द राइट थिंग by announcing the repeal of the 3 farm laws that are at the center of a protracted confrontation between his government and a section of farmers for a year। अब क्या कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, हैज़ डन द राइट थिंग, उन्होंने सही चीज़ किया है। क्या करके? तो बाई अनाउंसिंग, अनाउंस करके। क्या? द रिपील ऑफ 3 फार्म लॉज, ये जो 3 कृषि कानून थे उनको रिपील करने के अनाउंसमेंट के साथ ही उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और ये जो 3 कृषि कानून है, ठीक है, दैट आर एट द सेंटर ऑफ ए प्रोट्रैक्टेड कन्फ्रंटेशन, जो कि ये जो 3 कृषि कानून थे वो मूल में थे किसके? ये जो इतनी लंबी चली जो कन्फ्रंटेशन, जो संघर्ष जो थी, प्रोटेक्टेड का मतलब होता है जो बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है, और कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है जो संघर्ष चली आ रही थी। किसके किसके बीच में ये इतनी लंबी से समय से संघर्ष चली आ रही थी? तो गवर्नमेंट और किसानों के एक सेक्शन, ऐसा नहीं था कि पूरे देश के किसान आंदोलनरत थे इस इन तीनों कृषि कानूनों को लेकर, नहीं, किसानों का एक समूह, और खास करके पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के जो किसान थे वो ये कर रहे थे। तो इसीलिए ए सेक्शन ऑफ फार्मर, सेक्शन मतलब एक गुट, एक तबका, तो किसानों का एक तबका और सरकार के बीच में इतनी लंबी समय से आ रही जो कन्फ्रंटेशन थी वो इसके मूल में था, वो इस सेंटर में था, और उसी को उन्होंने अनाउंस किया कि अब हम इसको रिपील कर देंगे। तो ये करके प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। जो कि ये जो कन्फ्रंटेशन था वो लगभग 1 साल से चली आ रही थी, ठीक है। द लॉज सॉट टू रीऑर्गेनाइज इंडियाज एग्रीकल्चर सेक्टर मोर इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केट इकोनॉमी। अब देखिए ये जो लॉज थे, मतलब ये जो तीनों कानून थे, शॉर्ट मतलब ट्राई, उन्होंने कोशिश किया। ये शॉर्ट जो है वो सीक, सीक जो एक वर्ब है उसका ये
फॉर्म है। तो सीक शॉर्ट होती है V1 V2 V3। तो सीक का मतलब होता है कोशिश करना, प्रयास करना, ठीक है। तो ये लॉ जो है वो कोशिश कर रही थी, ठीक है, क्या करने के लिए, टू रीऑर्गेनाइज इंडियाज एग्रीकल्चर सेक्टर की, भारत का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको रीऑर्गेनाइज मतलब फिर से उसको व्यवस्थित करने की, उसमें फेरबदल करने की कोशिश कर रही थी, मोर इन अकॉर्डेंस विद। और ये ज़्यादा जो रीऑर्गेनाइजेशन थी वो किसकी तरह, किसके जैसा थी, इन अकॉर्डेंस विद मतलब के समान, के अनुरूप, किसके समान था, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी का मतलब होता है डिमांड सप्लाई के ऊपर जो चीज़ चलती है उसको मार्केट इकोनॉमी, मतलब मार्केट के ऊपर बेस्ड। मतलब जैसे आपने जानते भी होंगे कि पहले क्या थी कि मंडी सिस्टम थी, जिसमें जो फार्मर्स हैं उनके ऊपर लिमिटेशंस होते थे कि वो अपने प्रोड्यूस, जो अपनी उपज है उसको लोकल मंडी में ही बेच सकते थे। लेकिन इस कानून में इस बात का प्रोविज़न था कि किसानों को एक तरह का फ्रीडम दे दिया गया था कि आप जिसको चाहे देश भर के किसी भी मंडी में किसी भी प्राइवेट प्लेयर को भी आप बेच सकते हो, जहाँ पे आपको ज़्यादा आपकी उपज का पैसा मिलता हो। तो एक तरह से फार्मर्स को ज़्यादा फ्रीडम दिया गया था, ठीक है इसमें। और इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये मार्केट इकोनॉमी की को लेकर के ज़्यादा झुका हुआ था ये सारा सेक्टर। तो इसीलिए बोल रहा है कि ये मार्केट इकोनॉमी के प्रिंसिपल्स के अनुरूप ही ये हमारे इंडियन के एग्रीकल्चर सेक्टर को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश थी, ठीक है। आगे देखते हैं। They would have redesigned the country's food procurement and distribution mechanism, triggering fears that the producers and consumers would be adversely affected to the benefit of big companies। अब देखिए, they would have redesigned मतलब वो जो कानून थे वो हो सकता था कि वो क्या कर सकते थे, क्या कर देते, रीडिजाइन कर देते, मतलब फिर से उनको परिवर्तित कर देते। किसको परिवर्तित कर देते, तो कंट्री का जो फूड प्रोक्योरमेंट है, मतलब जैसे MSP पे आप जानते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, फूड को प्रोक्योर करती है। प्रोक्योर का मतलब खरीदती है। तो कंट्री कैसे फूड प्रोक्योर करता, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूट करता, तो वो पूरा का पूरा जो ढांचा था, मैकेनिज्म था, सिस्टम था, उसको ये कानून हो सकता था कि क्या कर देता, ये रीडिजाइन कर देता, उसमें आमूलचूल परिवर्तन ला देता। अब इसके कारण से हुआ क्या, इसी डर के कारण से ट्रिगरिंग फियर्स, इसने क्या किया, एक तरह का डर पैदा कर दिया। ट्रिगर मतलब कॉज करना, तो उसने एक डर पैदा किया। क्या किया, दैट द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, की जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स कौन है, जो किसान हैं, और कंज्यूमर्स कौन है, हम आप लोग जो किसी भी चीज़ को कंज्यूम करते हैं, वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड। एडवर्सली मतलब बुरी तरह से, मतलब बैडली अफेक्ट होंगे, उन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, और ये बड़ी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाएगा, टू द बेनिफिट ऑफ बिग कंपनीज। मतलब बड़ी कंपनियों को तो फ़ायदा होगा, लेकिन जो प्रोड्यूसर्स हैं और जो कंज्यूमर्स हैं, मतलब एक तो किसान भी को भी इसका एडवर्स इफेक्ट होगा, मतलब उस पर बुरा नतीजा निकलेगा, उस पर बुरे इम्पैक्ट पड़ेंगे, और जो हमारे जैसे आप लोग जो कंज्यूमर्स हैं उनको भी नुकसान पहुंचेगा, लेकिन फ़ायदा किसको होगा, बिग कंपनीज को। इस तरह का ये फियर इसने ट्रिगर कर दिया था, ठीक है। Such fears were aggravated by the undemocratic manner in which these laws were brought about through ordinances and passed in parliament without deliberations or consultations with the states। अब देखिए, इस तरह का जो फियर था, फियर मतलब जो डर, कि ये सिर्फ बड़ी कंपनियों को ही फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये मोदी सरकार ने तीनों कानून को लाया है, तो ये जो डर थे वे और ज़्यादा एग्रेवेट हो गए। एग्रेवेट मतलब और ज़्यादा बढ़ गए, ठीक है। वर एग्रेवेटेड बाय द अनडेमोक्रेटिक मैनर इन विच दीज लॉज वर ब्रॉट अबाउट, मतलब जिस अनडेमोक्रेटिक मैनर मतलब होता है अलोकतांत्रिक तरीके से। अब देखिए डेमोक्रेटिक मैनर क्या होता है, तो देखिए डेमोक्रेटिक मैनर का मतलब होता है कि डेमोक्रेटिक मैनर का मतलब हुआ कि जो भी पार्लियामेंट में आप कानून ला रहे हो वो पूरा प्रॉपर कंसल्टेशंस के साथ आप लाओ, ठीक है। क्या लाओ, पूरे कंसल्टेशंस के साथ लाओ, सबसे राय विचार लो, ठीक है। पार्लियामेंट में खूब डिस्कशन हो, डिबेट हो, ठीक है। किसानों के जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ आप बात करते और तब जाकर के कानून लाते, तो ये डेमोक्रेटिक होता। लेकिन अनडेमोक्रेटिक का मतलब क्या है, जैसे आपने जानते होंगे कि ये जो तीनों किसी कानून थे वो पहले ऑर्डिनेंस के रूट्स के द्वारा इम्प्लीमेंट किए गए थे, फिर बाद में पार्लियामेंट में इसे पास कर दिया गया था, और फिर राज्यसभा में अपोजिशन की बार बार इस बात की डिमांड थी कि इस पर वोटिंग हो, लेकिन वॉइस वोट के द्वारा क्या कर दिया गया, इस कानून को पास करा दिया गया, और फिर प्रेसिडेंट ने अपना मुहर लगा दिया, और इस तरह से ये कानून क्या हो गया,
पास हो गया। तो इसीलिए इसको बोल रहा है कि ये एक तरह का अनडेमोक्रेटिक तरीके से, अलोकतांत्रिक तरीके से आपने इस कानून को लाया था। इसीलिए ये जो डर थे वो क्या हो गए, और ज़्यादा एग्रेवेट हो गए। एग्रेवेट का मतलब और ज़्यादा बढ़ गए, ठीक है, थ्रू ऑर्डिनेंसेस। ठीक, तो ये कैसे लाए गए थे, ऑर्डिनेंस के थ्रू। ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश। एंड पास्ड इन पार्लियामेंट विदाउट डिलिब्रेशंस, और पार्लियामेंट में इस कानून को पास भी कर दिएगा बिना किसी डिलिब्रेशन का मतलब होता है बातचीत, ठीक है, ज़्यादा डिस्कशंस नहीं किए गए, कंसल्टेशंस नहीं किए गए। किसके साथ, स्टेट्स के साथ, ना ही स्टेट्स के साथ कंसल्टेशंस किए गए और ना ही जो फार्मर्स के जो ऑर्गेनाइजेशंस थे उनके साथ डिलिब्रेशंस किए गए और पार्लियामेंट से उसको पास किए कर दिए गए। इसके कारण से ये जो डर था कि ये सिर्फ बड़ी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाना था, पहुंचाने के लिए लाया गया है, ये डर और ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है। द डिसीजन टू रिपील देम इज ए ट्रायम्फ ऑफ डेमोक्रेसी। अब कह रहा है कि ये जो रिपील करने का जो डिसीजन लिया गया है सरकार के द्वारा, ये एक तरह से जीत है। ट्रायम्फ मतलब जीत है, किसकी, डेमोक्रेसी की जीत, हम इसे बोल सकते हैं। ऑन द वन हैंड, एक तरफ द टेनेसिटी ऑफ द एजिटेटिंग फार्मर्स दैट द बीजेपी एंड द स्टेट एजेंसीज कुड नॉट ब्रेक। अब देखिए क्या कह रहा है कि एक तरफ तो अगर हम देखें तो जो टेनेसिटी है, टेनेसिटी का मतलब होता है आपका डिटर्मिनेशन, मतलब आपकी दृढ़ निश्चयता, मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं उसको लगातार आप करते जाएं, ठीक है, पीछे न झुकने वाली की जो आपकी एक तरह की एटीट्यूड होती है उसको बोलते हैं टेनेसिटी। तो जो डिटर्मिनेशन थी, एजिटेटिंग मतलब जो आंदोलनरत जो किसान थे उनकी जो टेनेसिटी थी, जिसको बीजेपी और स्टेट एजेंसी, स्टेट एजेंसीज का मतलब जैसे सीबीआई है, इनकम टैक्स है, पुलिस है, तो इन लोगों ने कुड नॉट ब्रेक, वाइल कुड नॉट ब्रेक मतलब इसकी उन एजिटेटिंग फार्मर्स की टेनेसिटी को ये बीजेपी और उनकी सरकारी जो मशीनरी थी, एजेंसी मतलब वो सारी एजेंसी मशीनरी, वो ब्रेक नहीं कर पाई, ठीक है, ब्रेक नहीं कर पाई मतलब उसको तोड़ नहीं पाई, ठीक है। एक तरफ तो ये है, वाइल ऑन द अदर, वहीं दूसरी तरफ द लूमिंग असेंबली इलेक्शंस इन उत्तर प्रदेश एंड पंजाब फोर्स्ड द रूलिंग पार्टीज हैंड। अब देखिए वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो लूमिंग, लूमिंग का मतलब जो बहुत ही नज़दीक कोई चीज़ आने वाली है, ठीक है, तो बहुत ही जल्द असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में और पंजाब में। तो ये जो चीज़ थी उसने फोर्स्ड द रूलिंग पार्टीज हैंड। अब देखिए फोर्स्ड समवंस हैंड, ये एक इडियम है जिसका मतलब होता है किसी को मजबूर कर देना, बाध्य कर देना अपनी बात मनवा लेने के लिए, ठीक है, मतलब सामने वाला व्यक्ति नहीं चाहता है कि हम ये काम करें लेकिन फिर भी आप उसको मजबूर कर देते हो, तो हम बोलेंगे कि यू हैव फोर्स्ड हिम, फोर्स्ड हिज हैंड, ठीक है, मतलब आपने उसे मजबूर कर दिया, ठीक है। तो वहीं बोला जा रहा है कि जो नज़दीक ही आने वाली जो असेंबली इलेक्शन है उत्तर प्रदेश और पंजाब में, उसने क्या कर दिया, रूलिंग पार्टी को मजबूर कर दिया, फोर्स्ड रूलिंग पार्टीज हैंड, ठीक है। इन bowing to पब्लिक डिमांड मिस्टर मोदी हैज़ शोन फ्लैक्सिबिलिटी एंड प्रैग्मेटिज्म। अब देखिए क्या कर रहा है कि पब्लिक की जो मांग थी उसके सामने नतमस्तक होकर के, मतलब उसके सामने झुक करके, सरेंडर करने के साथ ही मिस्टर मोदी हैज़ शोन, उन्होंने क्या दिखाया है, प्रदर्शित किया है, फ्लैक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन एक तरह से दिखाया है, एंड प्रैग्मेटिज्म, प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है प्रैक्टिकलिटी, मतलब व्यवहारिकता उन्होंने दिखाई है। फार्मर्स शुड नॉट ओनली विदड्रॉ the protest now but also show a more flexible approach regarding the path ahead to reform the sector। अब देखिए किसानों के बारे में कहा जा रहा है कि किसानों को अब क्या करना चाहिए, न सिर्फ फार्मर्स शुड नॉट ओनली विदड्रॉ, फार्मर्स को अब न सिर्फ अपने प्रोटेस्ट को विदड्रॉ कर लेना चाहिए, मतलब आंदोलन वापस ले लेना चाहिए, बट अब वापस लेना चाहिए बट ऑल्सो, लेकिन ये भी करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सो ए मोर फ्लैक्सिबल अप्रोच, उन्हें भी अब लचीला रुख अपनाना चाहिए। लचीला अप्रोच मतलब रुख, किसके संबंधित, रिगार्डिंग द पाथ अहेड टू रिफॉर्म द सेक्टर। तो इस सेक्टर मतलब फार्म सेक्टर, तो फार्म सेक्टर को रिफॉर्म करने का आगे का रास्ता क्या होगा, इससे संबंधित उनको फ्लैक्सिबल अप्रोच अपनानी चाहिए और उनको अब जल्द से जल्द क्या करना चाहिए, अपने प्रोटेस्ट को विड्रॉ कर लेना चाहिए, ठीक है। अब देखिए फ्लैक्सिबिलिटी इज नॉट ए बैड ट्रेट इन डेमोक्रेसी। अब ये कहा जा रहा है कि जो लचीलापन है वो कोई बैड ट्रेट नहीं है, बैड मतलब बुरा, ट्रेट मतलब कोई गुण, मतलब ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी में अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी को एडॉप्ट करते हो तो वो कोई बुरी चीज़ है, नहीं, ये कोई बुरी गुण नहीं है। अब ये डेमोक्रेसी के बारे में बोला जा रहा है कि विच इज़ अबाउट कॉन्स्टेंट निगोसिएशंस। डेमोक्रेसी आखिर है क्या, लगातार बातचीत का ही दूसरा नाम है डेमोक्रेसी, ठीक है। बट इट शुड नॉट बी मियरली पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी। अब देखिए फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब
ये तो सही है कि डेमोक्रेसी का ये बहुत अच्छा गुण है, लेकिन जो फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, इट शुड नॉट बी मियरली पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी। एक्सपीडियंसी का मतलब होता है आपकी सूटेबिलिटी, मतलब आपको कोई सूट कर रहा है तो आप वो काम कर ले रहे हो, चाहे वो कोई चीज़ इमोरल ही क्यों ना हो। ठीक है, मतलब आपको फ़ायदेमंद लग रहा है तो आपने उस काम को कर लिया, आपको फ़ायदा लगा, अगर वो फ़ायदा नहीं लगेगा तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि चूंकि एनडीए गवर्नमेंट को ऐसा लगा, बीजेपी को ऐसा लगा कि यूपी में हो सकता है कि चुनाव में हमें नुकसान हो, पंजाब में अगले साल होने वाले चुनाव में हमें नुकसान हो, तो इसने राजनीतिक रूप से फायदे को देखते हुए इसने इस कानून को वापस लिया है। इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी नहीं होनी चाहिए, मतलब राजनीतिक रूप से अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तभी आपको किसी की डिमांड को या कानून को वापस नहीं लेना चाहिए, बल्कि ये एक जेन्युइन एफर्ट होना चाहिए। इन दिस इंस्टेंस, इस मामले में, इंस्टेंस मतलब ये जो एग्जाम्पल अभी है, इस मामले में अगर हम देखें तो द एजिटेटर्स वर सोशली डोमिनेंट। तो जो आंदोलनरत जो किसान थे वो कैसे थे? सोशली डोमिनेंट थे, मतलब सामाजिक रूप से बहुत ही डोमिनेशन वाले थे, इनका प्रभुत्व ज़्यादा था। एंड मतलब ये अपर कास्ट के, अपर कास्ट हम इसे बोल सकते हैं, अपर क्लास मतलब अपर क्लास में थे। ठीक है, एंड इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली पावरफुल ग्रुप्स, और यही नहीं, ये आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से भी बहुत ही पावरफुल ग्रुप्स थे। हुज हॉस्टिलिटी द बीजेपी फाउंड डिफिकल्ट टू हैंडल, जिनकी हॉस्टिलिटी का मतलब वैरपन, ठीक है, दुश्मनी, जिसकी दुश्मनी बीजेपी हैंडल करना हैंडल करने में बहुत ही उसको मुश्किल का सामना करना पड़ा। इट फाउंड इट मतलब उसको बहुत मुश्किल हुई इन लोगों की हॉस्टिलिटी को लंबे समय तक क्या करना, हैंडल करना। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है दुश्मनी। ठीक है, अब देखिए, दिस शुड बी एन ओकेजन फॉर द गवर्नमेंट टू रिविजिट इट्स जनरल एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रोटेस्ट मोबिलाइजेशन। अब देखिए, ये जो होना चाहिए, ये जो दिस शुड बी एन ओकेजन, ये एक अवसर होना चाहिए किसके लिए? इस सरकार के लिए। टू रिविजिट इट्स जनरल एटीट्यूड, कि वो अपने रिविजिट मतलब थोड़ा सा उसको रिव्यू करे, उसमें परिवर्तन लाए। किस में? उसकी जो आम धारणा होती है किसी भी प्रोटेस्ट मोबिलाइजेशन को लेकर के, मतलब आपने देखा होगा कि कभी भी कोई प्रोटेस्ट होता है तो उसको खालिस्तानी का वो खालिस्तानी है, वो अर्बन नेशनल है, एंटी नेशनल है, इस तरह का टैग दे दिया जाता है। तो अब सरकार को इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, और ये एक अवसर है सरकार के लिए कि वो अपने इस एटीट्यूड को परिवर्तित करे। ठीक है, द रिफ्लेक्स ऑफ द करेंट डिस्पेंसेशन हैज बीन टू पेंट ओपोनेंट्स एंड क्रिटिक्स एज ट्रेटर्स और एंटी नेशनल्स। अब देखिए, रिफ्लेक्स का मतलब आपका इंस्टेंट रिएक्शन, मतलब अचानक से जो रिएक्शन आप करते हैं तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स। तो इंस्टेंट जो रिएक्शन होता है इस करंट डिस्पेंसेशन का, करंट डिस्पेंसेशन का मतलब जो अभी जो सरकार है, डिस्पेंसेशन का मतलब गवर्नमेंट होता है, सिस्टम होता है, तो अभी जो सरकार चल रही है उसका जो इंस्टेंट रिएक्शन होता है, हैज बीन, वो कैसा रहा है? टू पेंट ओपोनेंट्स, जो भी विरोधी हैं या जो क्रिटिक्स हैं, जो आलोचक हैं, उनको पेंट करना, मतलब उसको उस रंग में डाल देना, मतलब उसको वो टैग दे देना, क्या? ट्रेटर्स एंड एंटी नेशनल, मतलब वो गद्दार है, वो देश विरोधी है, एंटी नेशनल है, इस तरह का वो टैग दे देती है। अब देखिए, ए टैक्टिक दैट वाज ट्राइड इवन इन द केस ऑफ द फार्मर्स, और ये जो टैक्टिक है, ये जो दांव पेच है, मतलब सबको एंटी नेशनल बोल दो, ट्रेटर बोल दो, ठीक है, जो भी ओपोनेंट है, क्रिटिक है, तो ये जो टैक्टिक है, यही दांव पेच इन्होंने किसानों के केस में भी आजमाया था। ठीक है, A consultative decision making would always be more sustainable and easier to enforce। अब देखिए, वही बात किया जा रहा है कि अगर आप कंसल्टेटिव डिसीजन लेते हैं, कंसल्टेटिव डिसीजन मेकिंग जो होता है, डिसीजन मेकिंग मतलब निर्णय लेना, और कंसल्टेटिव मतलब पूरा राय शुमार लेकर के, कंसल्ट करके जो डिसीजन लिया जाता है, वुड ऑलवेज बी मोर सस्टेनेबल। ये ऑलवेज ही क्या होता है? ये ज़्यादा सस्टेनेबल होता है। सस्टेनेबल का मतलब जो टिकाऊ हो, मतलब जैसे अभी ये बिना कंसल्टेशन के आपने 3 जो कानून लाए, ये चीज़ सस्टेनेबल तो नहीं रहा ना, आपको 1 साल के अंदर में ही वापस लेना पड़ा। तो अगर आप कंसल्टेशन के द्वारा अगर कोई डिसीजन लेते हो तो वो ज़्यादा सस्टेनेबल होता है एंड ईजियर टू इन्फोर्स, और उसे लागू करना भी आसान होता है। क्यों? क्योंकि सारे स्टेक होल्डर से जब आप बातचीत कर लेते हो और उसके बाद कानून बनाते हो तो उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है, और इसलिए आपको इन्फोर्स करने, उसको लागू करने में भी आपको ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता है। ठीक है, further moves on agriculture sector reforms must draw from the experience of the making and how the repeal of the 3 farm laws। अब देखिए, आगे कह रहा है कि further moves
ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म्स। अब आगे का अगर कोई भी कदम एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड कोई भी अगर आप सुधार लाने की कोशिश कर रहे हो तो मस्ट ड्रॉ फ्रॉम, ये आना चाहिए, निकलना चाहिए कहाँ से, द एक्सपीरियंस ऑफ द मेकिंग एंड नाउ द रिपील ऑफ द थ्री फार्म। मतलब इस 3 कानूनों को बनाने में और फिर अभी आपने जो रिपील किया इसमें जो भी अनुभव आपको मिले हैं, इसी से हमें सीख लेते हुए, इस एक्सपीरियंस का से सीख लेते हुए हमें आगे का एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, देयर रिपील डज नॉट इनवैलिडेट द अर्जेंट केस फॉर रिफॉर्म्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। अब देखिए, इन तीनों कानून को जो हमने रिपील किया वो इनवैलिडेट नहीं करता, इस बात को गलत या झूठा साबित नहीं करता। किस बात को? द अर्जेंट केस, अर्जेंट मतलब जो बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ज़रूरी जो चीज़ है एग्रीकल्चर में रिफॉर्म की, ठीक है, उस बात को इस बात से झूठा साबित नहीं होता कि अब चूंकि हम तीनों कानून वापस ले लिए इसलिए अब हमें एग्रीकल्चर में किसी रिफॉर्म की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। इन विच इंसेंटिव मैकेनिज्म्स आर स्क्यूड एंड इन्वायरमेंटल कॉस्ट्स आर सस्टेनेबल। तो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके बारे में बताया जा रहा है कि इसमें क्या है कि हमारा जो इंसेंटिव मैकेनिज्म है वो बहुत ही स्क्यूड है, मतलब डिस्टॉर्टेड है, किसी एक को ज़्यादा फायदा पहुंचाता है, किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। तो हमारा जो इंसेंटिव मतलब प्रोत्साहन, ठीक है, तो जो प्रोत्साहन देने का जो काम है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में वो बहुत ही स्क्यूड है, डिस्टॉर्टेड है, ठीक है। और इन्वायरमेंटल जो कॉस्ट है, मतलब हमारे यहाँ खेती जो एग्रीकल्चरल जो प्रैक्टिसेस हैं, जो क्रॉपिंग पैटर्न है, वो ऐसा है कि किसी खास क्रॉप को ज़्यादा इंसेंटिवाइज कर देता है। इसके कारण से इन्वायरमेंटल कॉस्ट मतलब पर्यावरणीय जो हमारी नुकसान है, कीमत है, वो भी चुकानी पड़ती है, तो वो अनसस्टेनेबल है। अनसस्टेनेबल मतलब जो टिकाऊ नहीं है, ठीक है। तो दोज विल हैव टू बी परसूड इन ए मैनर सूटेबल टू ए फेडरल डेमोक्रेटिक पॉलिटी एज इंडिया। तो इसीलिए इस तरह के अगर कोई प्रयास करने हैं तो उनको करना होगा, उनको कोशिश करनी होगी। परसू मतलब उसको चेस करना होगा, उसके पीछे जाना होगा, उसको करना होगा। कैसे? ऐसे तरीके से जो हमारे भारत जैसे जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी है, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी है, फेडरल डेमोक्रेटिक पॉलिटी है। फेडरल मतलब होता है जहाँ पे स्टेट और सेंटर दोनों हो, मतलब सेंटर का भी और स्टेट दोनों के अलग अलग पावर्स हैं, ठीक है, दोनों इंडिपेंडेंट हैं। और डेमोक्रेटिक पॉलिटी मतलब जानते ही हैं जहाँ पे लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चुनी जाती है। तो ये इसी तरीके से हमें जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी में जो सूटेबल हो जो तरीका, उसी को हमें अख्तियार करना चाहिए और हमें जो एग्रीकल्चर में जो रिफॉर्म है उसकी तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए। द रिपील ऑफ दिस लॉज विल लाइकली एस्पर ए रीअलाइनमेंट ऑफ पॉलिटिक्स इन यूपी एंड पंजाब। अब ये कह रहा है कि ये 3 कानून जो रिपील किए गए हैं विल लाइकली मतलब पॉसिबली, इसकी पूरी संभावना है कि ये एस्पर करेगा, एस्पर मतलब प्रोत्साहित करेगा, इनकरेज करेगा, क्या, या फोर्स करेगा रीअलाइनमेंट ऑफ पॉलिटिक्स इन यूपी एंड पंजाब। मतलब अब यूपी और पंजाब के जो पॉलिटिक्स है उसमें रीअलाइनमेंट होगा, मतलब फिर से अलाइनमेंट होगी, ठीक है। वेयर असेंबली इलेक्शंस आर राउंड द कॉर्नर, जहाँ पे असेंबली इलेक्शंस जो हैं वो राउंड द कॉर्नर का मतलब होता है जो बहुत ही नज़दीक है, मतलब अब होने ही वाले हैं कुछ ही समय में, जहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा संभावना है कि इन तीनों कानून के को रिपील करने किया जो गया है उससे वहाँ पे पॉलिटिक्स में रीअलाइनमेंट होगा। मतलब हो सकता है कि कोई दल जो अभी तक, जैसे ऐसा माना जा रहा है कि अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब में जो फॉर्मर सीएम थे, वो हो सकता है कि वो बीजेपी के साथ अलाइन हो जाए, ठीक है। शिरोमणि अकाली दल जो कि पहले बीजेपी की ही एलाई थी, हो सकता है कि उनका फिर से गठबंधन हो जाए। तो इस तरह से क्या है कि रीअलाइनमेंट होने की संभावना है। द आरएलडी, अब देखिए राष्ट्रीय लोकदल एक पार्टी है यूपी की, विच इज़ इन्फ्लुएंशियल एमंग द जाट फार्मर्स इन वेस्टर्न यूपी। और ये आरएलडी के बारे में बता रहा है कि ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है, मतलब इसका प्रभाव ज़्यादा है। किसके बीच में ज़्यादा प्रभाव है? एमंग जाट फार्मर्स, जाट फार्मर्स जो कि वेस्टर्न यूपी में जो जाट फार्मर्स हैं उनके बीच में ये ज़्यादा प्रभावी है, ज़्यादा इसका इन्फ्लुएंस है। तो ये जो आरएलडी है, अब यहाँ से सीधे पढ़िए, आरएलडी माइट नाउ सी दैट बीजेपी इन ए डिफरेंट लाइट। तो अभी तक आरएलडी जो थी वो बीजेपी को अपना राइवल के तौर पे मानती थी, लेकिन जैसे ही रिपील हो गया तो अब हो सकता है कि आरएलडी जो है वो बीजेपी के साथ गठबंधन भी कर ले। तो आरएलडी माइट नाउ सी द बीजेपी इन ए डिफरेंट, अब अलग तरीके से उसे देख सकती है। द कांग्रेस हैज़ बीन सपोर्टिंग द प्रोटेस्टिंग फार्मर्स एंड कैन क्लेम विक्ट्री। अब देखिए कांग्रेस के बारे में बताया जा रहा है कि जो कांग्रेस है वो
प्रोटेस्टिंग जो फार्मर्स हैं, आंदोलनरत जो किसान हैं, उनको लगातार उनको सपोर्ट करती रही है। तो अब ये हो सकता है कि जो कांग्रेस है वो भी विक्ट्री को क्लेम कर दे, वो कहे कि देखो भाई मेरे कारण से ही क्या हुआ है, मोदी सरकार को झुकना पड़ा है, ठीक है। बट बाय रियलाइजिंग द लॉज but by repealing the laws the BJP has increased its political space in both states। लेकिन ये बात अब बीजेपी के बारे में कहा जा रहा है कि बीजेपी की क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, आगे क्या उसकी संभावनाएं हैं। तो रिपील करके इन कानूनों को बीजेपी ने क्या किया है, बीजेपी हैज इंक्रीज, उसने बढ़ा दिया है इट्स पॉलिटिकल स्पेस, मतलब अपनी पॉलिटिकल जो उसकी अपॉर्चुनिटी है इन दोनों स्टेट्स में, यूपी और पंजाब में, उसको बढ़ा दिया है। मोर सो इन पंजाब, और ज़्यादा अपना स्पेस बढ़ा दिया है पंजाब में, वेयर द कांग्रेस इज इन पावर, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। द बीजेपी इज स्ट्रेंज एलाई, स्ट्रेंज का मतलब जो आपसे अलग है, मतलब जो अलग हो चुके हैं। तो हम आप जानते हैं कि अकाली दल जो है, शिरोमणि अकाली दल, वो पहले बीजेपी की अलाई थी, लेकिन वो एनडीए से अलग हो गया शिरोमणि अकाली दल, इसी फार्म जो लॉ है उसी को लेकर के, ठीक है। तो वो जो स्ट्रेंज लाई है, मतलब अब जो अलग हो चुके जो दल है अकाली दल, और अमरिंदर सिंह, हमने आपको बताया था कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि फॉर्मर कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर हैं, हु वाज ह्यूमिलिएटेड बाय द पार्टी, और इन अमरिंदर सिंह को बहुत ही ह्यूमिलिएट करने का मतलब अपमानित करना, तो उनको अपमानित किया गया था उनकी पार्टी के द्वारा, मतलब कांग्रेस पार्टी के द्वारा। तो एक तो स्ट्रेंज लाई अकाली दल है और दूसरा अमरिंदर सिंह है। विल ऑल्सो लुक फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज इन द सिचुएशन, तो ये जो दोनों लोग हैं, बीजेपी का जो स्ट्रेंज लाई अकाली दल है और अमरिंदर सिंह है, वे लोग लुक फॉर का मतलब क्या होता है, लुक फॉर का मतलब होता है आप किसी भी चीज़ को एक्सपेक्ट करना, होप करना, मतलब उम्मीद कर सकते हैं, आशा कर सकते हैं, क्या, नई अपॉर्चुनिटीज के, अवसर की इस सिचुएशन में। तो ये जो नया सिचुएशन बन गया है आफ्टर रिपीलिंग द फार्म लॉज, दिस 3 फार्म लॉज, हो सकता है कि ये जो अकाली दल है और अमरिंदर सिंह है, ये भी एक नए अवसर को आशा करें, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल।